नमस्ते प्यारे बच्चों। पिछली 2 कक्षाओं में हमने आपकी पुस्तक भारत की खोज का पहला अध्याय पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी 9वीं जेल यात्रा में अहमदनगर के किले में रहे थे और वहाँ पर रहकर उन्होंने कुछ दिनों बागवानी और खुदाई का कार्य किया। और जब वो कार्य समाप्त हो गया, आगे उस काम को बढ़ाने की उन्हें इजाज़त नहीं थी, तो उन्होंने इतिहास लेखन करने के बारे में सोचा। तो भारत का इतिहास लेखन करने के बारे में सोचते हैं, तो अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे कि इतिहास लेखन के लिए किस तरह से वो भारत के बारे में विचार कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा आपका पाठ है तलाश, भारत के अतीत की झांकी। भारत का जो बीता हुआ समय है उसके जो दृश्य हैं उसके बारे में लेखक इस पाठ में बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। बीते हुए सालों में मेरे मन में भारत ही भारत रहा है। मतलब कि पिछले कुछ वर्षों से लगातार मैं भारत के बारे में ही सोचता रहा हूँ। इस बीच में बराबर उसे समझने और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने की कोशिश करता रहा हूँ। इस बीच में लगातार भारत के बारे में समझने में लगा हूँ कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, भारत में किस तरह के लोग निवास करते हैं, कैसी वर्ग विषमता भारत में, और आदि कई विषय वो भारत के बारे में सोच रहे हैं। और भारत के बारे में जो वो विचार करते थे, कभी कभी जो प्रतिक्रिया लोगों के बारे में या किसी भी मुद्दे के बारे में उनकी होती थी, कह रहे हैं मैं उसी का विश्लेषण करने की, उसी के बारे में विचार विमर्श करने की कोशिश करता हूँ। मैंने बचपन की ओर लौटकर याद करने की कोशिश की कि मैं तब कैसा महसूस करता था। तो लेखक कह रहे हैं कि अब मैं युवा हो गया हूँ। मैंने एक बार सोचा कि जब मैं बच्चा था तो मैं भारत के बारे में क्या सोचता था और अब क्या हुआ है। देखो क्या कहते हैं, मेरे मन में इस अवधारणा ने कैसा धुंधला रूप ले लिया था। कह रहे हैं और जो बातें उस समय मैं सोचता था अब वो किस तरह की हो गई हैं, और मेरे ताज़ा अनुभव जो भारत के बारे में हैं उन्हें मैंने कैसे संवारा है। अब मैं भारत के बारे में क्या सोचता हूँ। देखिए वो क्या क्या बातें सोचते हैं भारत के बारे में। ये देखिए अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे कि लेखक क्या क्या सोचते हैं। वो कहते हैं आखिर यह भारत है क्या, अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। वो सोचते हैं भारत आखिर है क्या, ये क्या चीज़ है भारत जिसे हम भारत देश कहते हैं। और क्या सोचते हैं, अतीत में यानी पुराने समय में इसके अंदर कौन सी विशेषताएं थी, मुख्य विशेषताएं इसकी क्या थी, उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। और भारत जो कि पहले क्या कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो सारी शक्ति उसकी कैसे नष्ट हो गई। भारत बहुत प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, पूरी संपन्नता थी बच्चों। लेकिन आखिर उसकी ऐसी शक्ति ये खोकर वो गुलाम कैसे हो गया, ये सारी बातें लेखक सोच रहे हैं। क्या उसने इस शक्ति को पूरी तरह खो दिया है। जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इतिहास लेखन कर रहे थे, भारत शक्तिहीन और कमज़ोर हो चुका था बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि क्या ये शक्ति भारत की पूरी तरह से खो गई है। क्या आज भारत विशाल जनसंख्या का बसेरा होने के अलावा क्या आज उसके पास ऐसा कुछ बचा है जिसे जानदार कहा जा सके। तो कह रहे हैं क्या भारत में अब एक बहुत बड़ी जनसंख्या ही रह गई है और कुछ भी नहीं, ऐसी कोई शक्ति उसके अंदर है कि नहीं जिसे दमदार कह सकें, कि हम कहें कि आज भी भारत के अंदर ये है, या बस उसकी जनसंख्या ही बढ़ती जा रही है। ये लेखक कह रहे हैं। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है, और अन्य जो देश हैं जो तकनीकी प्रगति भी उस समय तक करने लगे थे, उन देशों के साथ भारत क्या कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, या उसकी स्थिति, भारत की स्थिति उन देशों के सामने क्या है, कितनी कमतर है, कितनी कमज़ोर है। ये सारी बातें लेखक विचार कर रहे हैं। तो जब आपसे कहा जाए लेखक भारत को किस नज़र से देखते थे, तो आप ये सारी बातें उसमें बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या सोचा था, कि क्या क्या सोचते थे। जब पूछा जाए तो आप कहेंगे कि आखिर यह भारत है क्या और अतीत में इसकी क्या विशेषता थी। ये सारी बातें लेखक भारत के बारे में सोचते थे। आगे देखिए और क्या कहते हैं। भारत मेरे खून में रचा बसा था। खून में रचा बसा का मतलब यहीं पर पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, तो हम सबके ही खून में क्या है, भारत रचा बसा है। ऐसे ही पंडित जवाहरलाल जी के खून में भी भारत रचा बसा था। कह रहे हैं ऐसा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने क्या किया, बताते हैं।
इसके बावजूद मैंने उसे एक बाहरी आलोचक की नज़र से देखना शुरू किया। कह रहे हैं यद्यपि भारत मेरा अपना देश था, लेकिन मैंने उस देश को अपने देश की तरह नहीं देखा तब, जबकि मैं इतिहास लिखना चाहता था। मैंने उसे देखा एक किसी विदेशी व्यक्ति की तरह जो कि भारत की आलोचना करे यानी उसके गुण और दोष बताए। अपने देश की हमें हमें गुण गुण दिखाई देते हैं अपनी चीज़ों के, जो भी हमारी हमारी अपनी चीज़ होती है उसकी हम क्वालिटी देखते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने इसे बाहरी आलोचक की तरह देखना शुरू किया कि मैं इसकी कमियां भी देख सकूं। किसकी तरह देखना शुरू किया? कहने देखो, ऐसा आलोचक जो वर्तमान के साथ साथ अतीत के बहुत से अवशेषों को जिन्हें उसने देखा था नापसंद करता था। कह रहे मैंने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया जो कि भारत की बहुत से पुरानी बातों को पसंद नहीं करता था। जैसे भारत में कई प्रथाएं, परंपराएं, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता रही है। तो कह रहे हैं मैंने ऐसे ही व्यक्ति के रूप में देखना शुरू किया जो भारत की इन चीज़ों को पसंद नहीं करता था। एक हद तक मैं उस तक पश्चिम के रास्ते से पहुंचा था। पश्चिम के रास्ते से का मतलब पश्चिम के जो देश हैं, ब्रिटेन आदि। तो ये कह रहे मैंने उन देशों के लोगों की तरह भारत के बारे में सोचना शुरू किया जिससे कि मैं इतिहास बिल्कुल सही सही लिख पाऊँ। कहते हैं मैंने उसे उसी भाव से देखा जैसे किसी पश्चिमी मित्र ने देखा होगा। ठीक है, क्योंकि अब इतिहास लेखन करना है तो विविध बातें उनके मस्तिष्क में चल रही हैं। वो कह रहे हैं मेरे भीतर शंकाएं सिर उठा रही थी। क्या मैंने भारत को जान लिया था? मैं जो उसके अतीत की विरासत के बड़े हिस्से को खारिज करने का साहस कर रहा था। कह रहे कि मैं बहुत शंकित भी था, कन्फ्यूज़न में था, दुविधा में था कि क्या मैं भारत को जान गया हूँ जो मैं इसका इतिहास लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ, या मैं इसकी बहुत सारी बातें ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दूँगा। ठीक है, फिर वो कहते हैं देखिए, लेकिन अगर भारत के पास वह कुछ नहीं होता जो बहुत जीवंत और टिकाऊ रहा है, वह बहुत कुछ जो सार्थक है, तो भारत का वजूद उस रूप में नहीं होता जैसा आज है, और वह हजारों वर्ष तक अपने सभ्य अस्तित्व की पहचान इस रूप में कदापि बनाए नहीं रख सकता था। तो लेखक कह रहे हैं कि भारत के पास ऐसा कोई तत्व वास्तव में था जो कि वो अनेक खतरों के बावजूद भी अपने इस रूप में बना रहा। कोई ऐसी बात उसमें ज़रूर थी जो हमेशा जीवित रही, टिकाऊ रही, और जिस बात ने भारत के वजूद को बनाए रखा और अपनी सभ्यता को बनाए रखा। तो अब लेखक कहते हैं लेकिन वो क्या चीज़ ऐसी थी जिसने भारत को इस रूप में बनाए रखा। तो अब वो पुराने समय से देखना शुरू करेंगे कि भारत में ऐसी चीज़ क्या थी। तो भारत जब से विकसित हुआ बच्चों, उस चीज़ को देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं थी जहाँ से भारत विकसित हुआ है, कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता में मोहनजोदड़ो नामक एक स्थान है जो आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा है। तो लेखक ये सब भारत का अध्ययन करने के लिए मोहनजोदड़ो तक भी गए। देखिए एक चित्र यहाँ पर दिखाया है, ये मोहनजोदड़ो की एक नाली है बच्चों। ये तब का चित्र है, लगभग आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पहले या 5 या 6000 वर्ष पहले की बात है। तो उस समय भी मनुष्य इतना विकसित हो गया था कि इस तरह उसने नालियों का प्रबंध किया था, मकानों के एक दिशा में रहने का प्रबंध किया था। तो कह रहे हैं कि मैं समझो अभी कहाँ पर खड़ा हूँ, मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा हूँ। वो सोच रहे हैं तो वहाँ के सारे विचार उनके मस्तिष्क में इस समय हैं। कह रहे हैं मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियाँ बिखरी थी जिसका समय 5000 वर्ष पहले बताया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वहाँ एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। तो कौन सी सभ्यता है ये? सिंधु घाटी की सभ्यता है। इसका समय है 5000 वर्ष पूर्व, और ये पूरी विकसित सभ्यता थी। विकसित का तात्पर्य है कि लोग परिवार में अपने घरों में रहते थे, वहाँ साफ सफाई के समस्त प्रबंध थे, भोजन आदि की व्यवस्था कैसे होगी ये सारे प्रबंध थे। तो एक ऐसी सभ्यता थी। तो लेखक को आश्चर्य हो रहा है कि ये इतनी पुरानी सभ्यता इतनी टिकी कैसे रही। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर कैसे बनी रही। लेखक को आश्चर्य हो रहा है कि कोई सभ्यता इतने अधिक समय तक कैसे बनी रह सकती है, और साथ ही क्या भी है, इस सभ्यता का संबंध अपने आसपास के देशों से भी हमेशा बना रहा। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु नदी के समीप ये सभ्यता विकसित हुई। नदी के समीप सभ्यता विकसित होने का बिल्कुल स्पष्ट कारण है बच्चों, क्योंकि मनुष्य की पहली आवश्यकता पानी है। तो वहीं पर किसी भी लोग बसने लगेंगे और बसने का ही
तात्पर्य है कि धीरे धीरे जब बस्तियाँ अधिक हो जाएंगी तो उसे ही एक सभ्यता कहा जाने लगता है। तो कह रहे हैं ये एक ऐसी सभ्यता थी जो विकसित भी थी और जो आसपास के देश थे फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, सबसे इसका संबंध था। तो भारत इन देशों से प्रभावित भी हुआ और स्वयं उनको उसने प्रभावित भी किया। फिर भी लेखक अभी सोचते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत कैसे था, कैसे ये सभ्यता इतनी विकसित थी, इस मजबूती का आखिर रहस्य क्या है। तो ये सारा चिंतन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मन में इस समय चल रहा है बच्चों। तो आज हम बच्चों इतना ही अध्ययन करेंगे। आप इससे संबंधित मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक 2-3 बार सुनकर उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों देंगे। धन्यवाद।